दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की हम लोग 86वीं क्लास में चल रहे हैं। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आप सबको पता है कि पहले हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पिछली क्लास में सूत्रकाल का डिस्क्रिप्टिव पढ़ा और आज हम लोग बात करेंगे सूत्रकाल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में, यानी ऐसे क्वेश्चन जो विभिन्न आयोग की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका समय कितना है दोस्तों? यदि आप IAS, PCS, RO और TGT, PGT, हिस्ट्री या UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, खासकर हिस्ट्री सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बेहद तरीके से उपयोगी साबित होगी। बशर्ते आप क्लास को कंटिन्यू जरूर करें। आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, सारा का सारा हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इनमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है? क्या पूछा गया है? कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है? तो प्राचीन भारत के इतिहास में दो तरीके के विवाह हैं। पहला है अनुलोम विवाह और दूसरा है प्रतिलोम विवाह। तो दो तरीके के विवाह पूछे गए, एक अनुलोम विवाह, दूसरा प्रतिलोम विवाह। अब देखिए अनुलोम विवाह क्या है। जब उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला का विवाह होता है, तो ये क्या कहलाएगा? अनुलोम विवाह कहलाएगा। और प्रतिलोम विवाह ठीक इसका उल्टा होता है। कैसा विवाह है? प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की महिला होगी, यानी उच्च वर्ण की फीमेल और निम्न वर्ण की मेल यानी पुरुष। और जब ऐसा विवाह होगा तो क्या कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह। तो इस परिभाषा को समझिए, उसके बाद इस पर विचार करते हैं। यदि क्षत्रिय एक वैश्य कन्या के साथ विवाह करता है, तो क्षत्रिय उच्च है, ठीक है ना, और कन्या वैश्य है, तो ये अनुलोम विवाह का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। हमें किसका ढूंढना है? प्रतिलोम विवाह का। दूसरा है, यदि एक वैश्य शूद्र कन्या के साथ विवाह होगा, यानी उच्च वर्ण का पुरुष हो गया यहां पर और निम्न वर्ण की महिला हो गई, तो ये भी नहीं होगा। यदि एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय कन्या से विवाह करे, तो यानी यहां भी ब्राह्मण क्या हो गया? उच्च हो गया और कन्या क्या हो गई? निम्न हो गई। तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करता है, यानी अगर आप देखिएगा यहां क्षत्रिय पुरुष है, वो क्या हो गया? निम्न हो गया, और ब्राह्मण पुरुष यानी कन्या जो है वो उच्च हो गई, तो ये क्या हो गया? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह। तो इसी तरीके से आपका ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसने विधवाओं का मुंडन का विधान किया था? यानी कई सारे व्यवस्थाकार थे जिन्होंने उनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद ये कहा कि उन महिलाओं को मुंडन करा दिया जाए। ठीक है ना, तो मनुस्मृति में ऐसा वाक्यांश मिलता है
कि यदि किसी महिला की पति की मृत्यु हो जाती है तो उस महिला के बाल क्या हैं, घुटवा दिए जाएंगे, यानी मुंडन का विधान किया गया है। तो मनुस्मृति में मनु ने ऐसा कहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वेदांग ज्योतिष के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो वेदांग ज्योतिष के रूप में आपके लगध मुनि जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, शुल्ब सूत्र संबंधित है। दोस्तों शुल्ब सूत्र जो है, जिसमें यज्ञ और वेदियों की माप के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कि यज्ञ की जो वेदी होती है, यानी जो हवन कुंड होता है, उनकी माप के बारे में बताया गया है। तो जाहिर सी बात है, शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों में मुख्यतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण है? तो जाहिर सी बात है, जो अभी आपने पीछे पढ़ा था शुल्ब सूत्र में क्या बताया गया है कि यज्ञ वेदी वगैरह की जो माप होती है, उसके बारे में बताया गया है। तो वहां पर ऑप्शन चेंज था, ज्यामिति के बारे में पूछा गया था, और यहां पर शुल्ब सूत्र के बारे में पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार के लिए, आपको पता है कि बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो ये मगध का शासक था, और मगध का विस्तार करने के लिए इसने कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जैसे पहला इसने विवाह कौशल की राजकुमारी कोशला देवी से किया था, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी और महाकौशल की पुत्री थी। दूसरा इसने विवाह वैशाली से किया था। कहाँ से? वैशाली से। और वैशाली की कौन सी थी? चिलना। एक विवाह इसने पंजाब वाले क्षेत्र में जो है, वहाँ पर मद्र पड़ता है, तो वहाँ से किया था। और मद्र की जो रानी थी उसका नाम था क्षेमा, या ऐसे खेमा भी मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि कोशला देवी से भी इसने विवाह किया, चिलना से भी किया और खेमा से किया, लेकिन कुमार देवी से विवाह नहीं किया है। लेकिन आपको पता है कि महावज्ञ जातक में, किसमें? महावज्ञ जातक में, महावज्ञ जातक में जो एक बौद्ध धर्म का संबंधित ग्रंथ है, बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख है। तो हो सकता है कि कुमार देवी वहीं कहीं से आ गई होंगी, लेकिन 3 जो है ऐसे क्षेत्र थे जहाँ से ये माना जाता है कि बिंबिसार जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो इस कारण यहाँ पे कुमार देवी उत्तर आपका सही हो जाएगा। आहत सिक्के कब के मिले हैं? आहत का मतलब होता है किसी ऐसे टुकड़े के ऊपर क्या कर दिया जाए? तेजी से प्रहार कर दिया जाए। ठीक है ना। आहत यानी आहत कर दिया जाए, प्रहार कर दिया जाए। इसमें 5 निशान होते थे, इसीलिए इन्हें पंच मार्क सिक्का भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पंचमार्क सिक्कों का जो प्रचलन हुआ वो कब हुआ? तो देखिएगा, आमतौर पर 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, लेकिन इसका बेहतर प्रमाण जो है 5वीं शताब्दी के ही माना जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिवर्ग में नहीं आता है? देखिएगा, त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी 4 चीजें बताई गई हैं। ठीक है ना। धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में, लेकिन मोक्ष की जो संकल्पना है वो काफी बाद की है, इसलिए इसमें मोक्ष जो है शामिल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत
रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो मोक्ष को लोग अक्सर शामिल कर देते हैं और काम को क्या कर देते हैं, गैर। लेकिन त्रिवर्ग में सबसे महत्वपूर्ण क्या बताया गया है, काम ही बताया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से मिताक्षरा की रचना किसने की है? तो मिताक्षरा की रचना किसने की है, जीमूत वाहन ने। ठीक है ना, किसने किया है, जीमूत वाहन ने। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्राचीन स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्रों द्वारा धन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? द्वारा प्रदान, यानी अगर शूद्र ब्राह्मणों को धन प्रदान करे तो ब्राह्मणों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो स्मृति ग्रंथों में क्या कहा गया है कि नहीं लेना चाहिए, यानी शूद्रों द्वारा दिया गया धन स्मृतिकारों में कहा कि नहीं लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, कारवा बनाकर यानी समूह बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ठीक है ना, कि यदि व्यापार करने जाते हैं तो जो समूह बनाएंगे उस समूह का प्रमुख कौन होगा? तो प्रमुख कौन होगा, सार्थवाह होगा। अभी जब हम प्राचीन भारत के व्यापार वाणिज्य को एक साथ लाके बात करेंगे तो वहां पर श्रेष्ठी, सार्थवाह, वणिक, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ कब माना जाता है? ठीक है ना, तो प्रथम नगरीकरण को सिंधु सभ्यता के रूप में देखा जाता है, जो कि एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। लेकिन जो द्वितीय नगरीकरण है वो लोहे की देन थी, लोहे का प्रयोग किया गया। और लोहे का प्रयोग कब किया गया? ये 600 BC में, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है ना, तो द्वितीय नगरीकरण की बात कही जा रही है। हालांकि लोहे का प्रयोग 1000 के आसपास शुरुआत हो जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन 600 ईसा पूर्व में क्या है, विस्तृत तरीके से देखने को मिलता है। करसार्पण सिक्के जारी किए जाते थे, यानी किसके सिक्के, किस धातु के? तो तांबा भी सही है, रजत भी सही है, स्वर्ण भी सही है। ठीक है ना, तो ये तीनों सही होने चाहिए, लेकिन बड़ी मात्रा में मिलते हैं तो इसमें सीसा भी मान लेना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें उपरोक्त होना चाहिए, सभी हो जाना चाहिए। ठीक है ना, अष्टाध्यायी की लेखक कौन है, या अष्टाध्यायी किससे संबंधित ग्रंथ है? तो अष्टाध्यायी किससे है, व्याकरण से है। ठीक है ना, अब व्याकरण क्या है, यानी भाषा का सही से उच्चारण करना, सही सही अर्थ निकालना, वो किससे संबंधित है, व्याकरण से। तो ये व्याकरण, अष्टाध्यायी कौन सा ग्रंथ है, व्याकरण। और ये लिखा किसने है, तो ये पाणिनि का इसके लेखक हैं, यानी पाणिनि ने क्या लिखा है, अष्टाध्यायी। प्राचीन साहित्य में विवाहित वर्णों के प्रकार, यानी कितने प्रकार के प्राचीन भारत में या प्राचीन भारतीय साहित्य में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिला है? तो यहाँ अगर हम देखें तो प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, लेकिन किसी एक ने 6 प्रकार के भी बताए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बताया गया है लोगों ने वो 8 प्रकार के बताए हैं। ठीक है ना, तो जो प्रथम 4 हैं वो धर्म सम्मत माने गए हैं, और प्रथम 4 में क्या है, इसमें तलाक नहीं हो सकता है। जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्थ विवाह और प्रजापात विवाह। कौन से हैं,
ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, और तीसरा कौन सा है, आर्ष विवाह, और चौथा कौन सा है, प्रजापात विवाह। ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के विवाह इसमें बताया गया है कि इनमें तलाक नहीं हो सकता है, तलाक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इन 4 विवाहों का जो है बताया गया है कि 7 जन्मों का संबंध होगा, और 7 जन्म अगर संबंध रहेगा तो तलाक नहीं हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन जो शेष 4 हैं, ठीक है ना, राक्षस, असुर और पैशाच, ठीक है, तो जो शेष 4 विवाह हैं उनमें तलाक हो सकता है। ठीक है ना। तो इनमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा विवाह स्वयंवर विवाह या गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है, तो वो प्रजापात विवाह, जो वर्तमान में विवाह चल रहे हैं वो प्रजापात विवाह के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारत में महिला अध्यापिका को क्या कहा जाता था? ठीक है ना। तो क्या कहा जाता था? उपाध्याया कहा जाता था। ठीक है ना। आचार्य मत लिखाइएगा, अध्यापिका मत। ठीक है। ये तो वर्तमान में प्रचलन है, लेकिन प्राचीन भारत में महिला अध्यापिका को क्या कहा गया है? उपाध्याया कहा गया है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता है जिसका पुनर्विवाह हो जाता है? यानी पुनर्विवाह के लिए पुनर्भू कहा गया है। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया है? पुनर्भू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख है? तो एक ग्रंथ है बबेरू जातक। तो बबेरू जातक में क्या मिला है कि मोरों का निर्यात किया जाता रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत में अच्छे घोड़ों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो वैसे कंबोज, ठीक है ना, घोड़ों के लिए जाना जाता रहा है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार मानते हैं? यानी अगर पुत्र ने जन्म ले लिया है तो याज्ञवल्क्य को किसका? पुत्र का जन्मना अधिकार माना जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, समावर्तन संस्कार किस समय संपन्न किया जाता था? देखिएगा, प्राचीन भारत में 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है, और इन संस्कारों को हमने प्राचीन भारत में वैदिक कल्चर में हमने पढ़ा दिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, विस्तार से बेहतर तरीके से समझाया गया है। तो समावर्तन संस्कार यानी जब शिक्षा की समाप्ति हो जाती थी तब इस संस्कार को संपन्न किया जाता था। तो जाहिर सी बात है, शैक्षिक जीवन की परिसमाप्ति पर ही ये संस्कार होता था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद राजस्थान में स्थित था? तो राजस्थान में कौन सा जनपद था? तो वो मत्स्य क्षेत्र था। तो ये कहाँ पर था? वर्तमान में जहाँ पर अलवर, उदयपुर वाला क्षेत्र है वहीं पर ये मत्स्य क्षेत्र था। देखिए यहाँ शब्द थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पर वृत्त लिखा है, होना क्या चाहिए? विष्टि। क्या होना चाहिए? विष्टि। यानी विष्टि का तात्पर्य क्या है? तो विष्टि एक तरीके से बेगार था प्राचीन भारत
यानी बिना भुगतान किए मजदूरी कराई जाए। भाई बेकार तो वही होगा ना कि धन ना दिया जाए और कार्य उससे करवा लिया जाए। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता था? ठीक है ना, स्त्री का मतलब है स्त्री धन से है, स्त्री धन से। अब स्त्री धन क्या है? स्त्री धन के अंतर्गत वह धन आता है जैसे जब किसी लड़की का विवाह होता है तो विवाह के समय जो अग्नि के समक्ष उसका पति या सगे संबंधी या रिश्तेदार जो उसको धन प्रदान करते हैं, ठीक है ना, खासकर गहने वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह, वो क्या कहलाता है? स्त्री धन कहलाता है। तो उसकी मृत्यु के बाद इसका वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होगा? तो स्त्री की धन का उसकी पुत्री होगी। कौन होगा? पुत्री। तो पुत्री ऑप्शन ये यहां पर लिखा हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। ये गद्यानक होना चाहिए, गंधिक। गंधिक सिक्के चलाए हैं, इसका प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? तो इसका प्रमाण कहां से मिलता है? कोशम से। कोशम और कोशम, और कोशम किसका नाम है? कौशाम्बी का। तो कौशाम्बी का ही नाम कोशम है और यहीं से गंधिक सिक्के मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जाती है? किसकी पहचान की जाती है? पांचाल की पहचान की जाती है। तो पांचाल ये रुहेलखंड, ठीक है ना, रुहेलखंड वाला। देखिए बुंदेलखंड रुहेलखंड में अंतर क्या है? अब बुंदेलखंड को ऐसे समझिएगा, बुंदेले के हर मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी बुंदेलखंड कौन सा पड़ जाएगा? झांसी वाला क्षेत्र, ठीक है ना। झांसी, इसका कुछ क्षेत्र यूपी में और कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। किसका? बुंदेलखंड का। लेकिन रुहेलखंड जहाँ के रुहेला सरदार थे, तो ये हो जाएगा बरेली, ठीक है ना। बरेली विश्वविद्यालय को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। तो बरेली हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, ये सारे क्षेत्र जो है इस यहीं पर आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर मेघतीर्थ ने टीका लिखा है? ठीक है ना। टीका मतलब जैसे कोई ग्रंथ लिखा गया है तो उसको लोगों ने अपने शब्दों में बाद में लिख दिया है। तो मेघतीर्थ ने जो है किस पर लिखा है? मनुस्मृति पर लिखा है। हालांकि मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले और कई लोग थे, जिनमें से कुल्लू भट्ट थे, कुल्लू भट्ट थे। दूसरा गोविंद राज का नाम मिलता है, गोविंद राज का। एक नाम और आता है भरूची का, भरूच का। तो ये चारों जो है किस पर? मनुस्मृति पर टीका लिखा है। कौन कौन से? मेघातीर्थ, कुल्लू भट्ट, गोविंदराज और भरूच। इन सब ने जो है मनुस्मृति पर क्या किया है? टीका लिखा। तो दोस्तों ये लास्ट प्रश्न था। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों ये गिने चुने क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट होते। दोस्तों जितने भी प्रश्न आप लोगों ने पीछे सॉल्व किया ये बेहद महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर सॉल्व करना जरूरी था। तो आज से ये चैप्टर समाप्त होता है।
कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे मौर्य काल के बारे में, और बात करेंगे कि मौर्य काल के कई पार्टों में हमें बांट के पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मौर्य काल एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इस कारण उसको हम कई पार्टों में पढ़ाना है। तो सबसे पहले उसके स्रोतों के बारे में बात करेंगे, फिर राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करेंगे, और फिर चूँकि मौर्यकालीन अभिलेखों की जानकारी या मौर्यकालीन जो जानकारी है वो अभिलेखों से मिलती है, तो अभिलेखों के बारे में बताना है, और प्रशासनिक जानकारी, सामाजिक जानकारी, आर्थिक जानकारी यानी व्यापार वाणिज्य के बारे में जानकारी। तो इस तरीके से बहुत बड़े चैप्टर बनेंगे जाके। फिर भी कल शुरुआत करते हैं मौर्य काल में। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो हमारी सीरीज़ को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।